हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 9 का हिस्ट्री है और चैप्टर का नाम है नाजीवाद। ठीक है, ये एक विचारधारा था जिसको हिटलर ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यूरोप के दो महायुद्ध के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन आए, जिनमें सबसे विनाशकारी परिवर्तन तानाशाह का उत्कर्ष था। ठीक है, यानी यूरोप में दो महायुद्ध हो चुका है। ठीक है, आपको पता ही होगा, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, इसके उपरांत क्या हुआ, एक तरह से तानाशाह का उत्कर्ष हुआ। तानाशाह मतलब क्या है, जैसे हिटलर क्या है, एक तानाशाह है, और आज के टाइम में जो किम जोंग उन है वह एक तरह से तानाशाह है। इटली में बेनेटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद आया। ठीक है, याद रखिएगा, यानी फांसीवाद के जनक कौन है, इटली का मुसोलिनी। ठीक है, उसी प्रकार जो एडोल्फ हिटलर था वह जर्मनी में नाजीवाद का जनक है। ठीक है, याद रखिएगा, इटली में फांसीवाद का जनक हो गया आपका मुसोलिनी और नाजीवाद का जनक कौन हो गया, एडोल्फ हिटलर। ये दोनों क्या था, एक तरह से आक्रामक विचारधारा था। ठीक है, जो अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानता था। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राजहित से आगे त्यागने और अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात कही। यानी अगर बोले तो ये जो व्यक्तिगत जो आजादी होता है, ठीक है, उसको त्यागने बोलता है, ये देश के लिए तुम्हें त्यागना पड़ेगा। इसके अलावा जो बोलता है जो अर्थव्यवस्था होता है वो पूर्ण नियंत्रण किस पे होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। ठीक है, यानी इटली देखिए, जर्मनी देखिए, वहाँ क्या है, नाजीवाद, मतलब इटली में आपका फांसीवाद है और जर्मनी में क्या है, नाजीवाद है। जो चाहता है कि लोगों को व्यक्तिवाद जो स्वतंत्रता ना मिले, लेकिन अर्थव्यवस्था क्या होना चाहिए, वह राज्य सरकार के कंट्रोल में रहना चाहिए। बोल रहा है। अब देखिए, हम लोग समझते हैं कुछ गणतंत्र की स्थापना। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो फांसीवाद का जनक हो गया मुसोलिनी और नाजीवाद जनक कौन हो गया, हिटलर। ठीक है, तो बोल रहा है गणतंत्र की स्थापना। गणतंत्र मतलब क्या होता है, एक ऐसा शासन व्यवस्था, ठीक है, जो वहां का जो हेड ऑफ स्टेट होगा वहां के नागरिक द्वारा चुना जाएगा। जैसे भारत में प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या होता है, एक तरह से जनता के द्वारा चुना जाता है। तो भारत क्या एक गणतंत्र वाला देश है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच, ठीक है, जो जर्मनी था वह प्रथम विश्व युद्ध हार चुका था। ठीक है, और उस समय जब जर्मनी हारा तो उस समय जर्मनी में क्या था, राजतंत्र था और वहां का शासक था केसर विलियम द्वितीय। ठीक है, अब क्या हुआ, जर्मनी हार चुका था, पूरी तरह से लोग असंतोष की भावना थी लोगों में। ठीक है, इसलिए जो केसर विलियम जो द्वितीय था वह बोला कि हम असमर्थ हैं, यानी हम शासन चलाने के लिए असमर्थ हैं। अतः प्रतिकूल स्थिति पाकर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, बोला कि अब हमसे नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, हम त्यागपत्र देते हैं। और 10 नवंबर 1918 को वह क्या, हॉलैंड चला गया, जिसको नीदरलैंड भी बोल सकते हैं। यानी ऐसी अवस्था में क्या हुआ, अब तरह से समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में ले लिया। यानी जैसे राजतंत्र जो राजा चला गया हॉलैंड, तो अब सत्ता किसके हाथ में चला गया, समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने। ठीक है, जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर बनाया। देखिएगा, यानी नेता कौन था, यानी उसका नाम है फ्रेडरिक एबर्ट को क्या हुआ, वहां का चांसलर बनाया। कहाँ का, जर्मनी का। किसके ऊपर, जब राजा त्यागपत्र दे दिया। कब, 11 नवंबर 1918 को। इसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ। ठीक है, हमारे देश में संविधान सभा था, तो वहां पे क्या संविधान सभा का चुनाव हुआ। प्रथम बैठक जो हुआ था वह 5 फरवरी 1919 को हुआ था। ठीक है, कहाँ, वाइमर नामक स्थान में। ठीक है, यानी क्या नाम था, वाइमर नामक स्थान पर। इसीलिए संविधान वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र नाम से परिचित है। यानी जो वाइमर गणतंत्र बोलिए या वाइमर संविधान बोलिए, ठीक है, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, क्योंकि मीटिंग हुआ था 5 फरवरी 1919 को, जगह का नाम क्या था, वाइमर, तो उसके नाम पे बोला गया वाइमर गणराज्य। 10 अगस्त 1919 को लागू हुआ। ठीक है, यानी 5 फरवरी को मीटिंग हुआ था। ठीक है, कुछ टाइम के बाद 10 अगस्त 1919 को इसको लागू किया गया जर्मनी में। वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में संघीय व्यवस्था की स्थापना हुई। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति, याद रखिए, दो चीज रखिएगा कि जो वाइमर संविधान है, ठीक है, उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट विशेषता दिया कि जो देश होगा उसमें संघीय व्यवस्था होगा, भारत जैसा, है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति दिया जाएगा और वो उसका अनुच्छेद 48 में दिया जाएगा। ठीक है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब बोल रहा है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति का स्रोत वाइमर संविधान से लिया गया। देखिए, देख लीजिए कि जो हमारे यहाँ जो इमरजेंसी पावर है, ठीक है, वह कहाँ से लिया गया है, आपका जर्मनी के संविधान से, और वो कौन सा, वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, परंतु नया गणतंत्र युद्ध
उपरांत जर्मनी की स्थिति संभालने में असफल रहा। फलता क्या, जनता काफी आक्रोश था, यानी जो वाइमर गणतंत्र था या वाइमर गणराज्य था, ठीक है, युद्ध के उपरांत क्या हुआ, एक तरह से देश को चलाने में असमर्थ था, जिस कारण था जनता में आक्रोश था। ठीक है, अब देखिए ये भी याद कीजिएगा आप लोग, वर्साई की अपमानजनक संधि। ठीक है, तो ये वर्साई की अपमानजनक संधि क्या था? अगर कुछ लोग मानता है कि वर्साई की अपमानजनक संधि नहीं होता तो द्वितीय विश्व युद्ध भी नहीं शुरू होता, यानी एक तरह से प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध का जो शुरुआत है वह वर्साई संधि के द्वारा बीज बो दिया गया था। ठीक है, इतना अपमानजनक था जिसके कारण जर्मनी को सेकेंड विश्व युद्ध करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध देखिए बोला 28/19/19 को क्या हुआ, जर्मनी की नई गणतंत्र को अपमानजनक वर्साई संधि, यानी देखिए याद कीजिएगा जो वर्साई संधि है वह कब साइन हुआ था, 28 जून 1919 को। ठीक है, यानी से है आगे बोल रहा है इस संधि द्वारा जर्मनी को अंग भंग कर दिया गया। ठीक है, यानी अंग भंग मतलब होता है पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, आल्सेस लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस को लौटा दिया गया। ठीक है, जो जर्मनी ने आल्सेस लॉरेन का क्षेत्र को कब्जा कर लिया था उसको फ्रांस को दोबारा लौटा दिया गया। जर्मन क्षेत्र स्थित सार वाले कोयला का जगह था। ठीक है, उसको भी 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। उसका शासन राष्ट्रसंघ को सौंप दिया गया। अब राष्ट्रसंघ अब याद कीजिएगा कि इसका जो निर्माण 1920 में हुआ था। राष्ट्रसंघ का निर्माण इसलिए हुआ था ताकि भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध जैसा द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। राइन नदी घाटी के क्षेत्र को सेना रहित करने का निर्णय लिया गया यानी सैनिक दृष्टिकोण से जो जर्मनी को पंगु बना दिया गया, जो जर्मनी की जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए उचित नहीं था। यानी जो वर्साई का संधि था वह 1919 में साइन हुआ था। इस संधि के द्वारा जर्मनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। उसका जो कोयला, आयरन, इन संसाधन रहित क्षेत्रों को वह कब्जा कर लिया। इसके अलावा बोला गया कि तुम अपना सैनिक क्षमता नहीं बढ़ा सकता है, यानी सीमित रखना है ताकि तुम भविष्य में इन युद्धों से बच कर रह सके। चलिए देखिए, अब बोलिए क्या बोल रहा है कि आर्थिक संकट बोल रहा है। अब तो क्राइसिस होगा ही तुम्हारा। तो बोल रहा है इस समय जर्मन जनतंत्र के सामने भीषण समस्या क्या थी, आर्थिक संकट। ठीक है, बताते आपको 1923 में क्या हुआ, जर्मनी में आर्थिक समस्या आया था। ठीक है, ये आने का मेन कारण था कि इस बुक में तो नहीं दिया है, तो जो जर्मनी था उसे 6 बिलियन पाउंड देना पड़ा। ठीक है, 6 बिलियन पाउंड देना पड़ा। किसको देना पड़ा, जो फ्रांस जैसे देशों को। ठीक है, वो भी गोल्ड में देना पड़ता था, जिस कारण बहुत ज्यादा समस्या हो गया था, उसको उधार लेना पड़ता था। तो एक टाइम आएगा वो पे कर नहीं पा रहा था। ठीक है, उस समय से क्या हुआ, जर्मनी में आर्थिक समस्या आ गया। अब बोल रहा है युद्ध उपरांत अनेक कल कारखाने बंद हो गए थे। कल कारखाने मतलब क्या था, जो इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। बेरोजगारी की समस्या चरम पर, लगभग 60 लाख लोग क्या था, बेरोजगार था जर्मनी में। वही लोग तो अपने पे एकदम क्या बोलते हैं, तख्ती टांग लेता था कि हम लोग बेरोजगार है, कोई काम करने के लिए रेडी है। वर्साई संधि द्वारा क्षतिपूर्ति की एक बहुत बड़ी राशि लाद दी गई थी। इस समय यहाँ कृषि की दशा अच्छी नहीं थी। उसके औद्योगिक नगर मित्र राष्ट्रों ने छीन लिया था। देख लिए क्या हो रहा है, समस्त जर्मन व्यापार नष्ट हो गया था। सारे जर्मन में अर्थव्यवस्था और असंतोष का वातावरण मौजूद था। यानी जो आर्थिक संकट से शुरू हुआ, कल कारखाने बंद हो चुके थे। वर्साई संधि के द्वारा क्षतिपूर्ति बोला कि बताया ना, वो 6 बिलियन पाउंड देना पड़ा। ठीक है, जो औद्योगिक क्षेत्र थे उसे मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, यानी बोल से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इस समय एक नेता आया, उसका नाम है हिटलर, यानी पूरा नाम एडोल्फ हिटलर। अब बोल रहा है क्या, क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तें। देखिए चलिए आगे दिया हुआ, अच्छा बात है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी को वसूल किए जाने वाली राशि 6 अरब 10 करोड़ पाउंड निश्चित की गई थी। याद रखिएगा, वह भी क्या था, सोना में देना पड़ता था। ठीक है, जो हमेशा क्या था, मित्र राष्ट्र जर्मनी पे दबाव डालता था कि तुमको ये पैसा, यानी ये जो ये क्षतिपूर्ति उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे कारण क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ और हमको बहुत सारा नुकसान हुआ, इस नुकसान का भरपाई तुमको करना पड़ेगा। इस कारण क्या हुआ, जर्मनी का अर्थव्यवस्था पूरा अंग भंग हो चुका था। आगे देखिए, अब क्या बोल रहा है, साम्यवाद का बढ़ता संकट। ठीक है, अब ये जो साम्यवाद के जनक कौन है, आपको पता ही होगा, रसिया। क्योंकि रसिया में 1917 में आपका रशियन रिवोल्यूशन हो चुका था, वहीं से साम्यवाद का लहर आ चुका है। 1917 के देखिए रूसी क्रांति जर्मनी में अपना प्रभाव डाला रहा था। ठीक है, बहुत सारा जो संगठन क्या था, साम्यवादी संगठन बना रहा था। यानी वे लोग चाहता था कि राज्य में
साम्यवाद का सरकार बढ़ जाए, ठीक है। जितना भी उद्योगपति, पूंजीपति, जमींदार, इस सबको हटाना पड़े, क्योंकि जो साम्यवाद का होता है इसका विरोधी होता है, किसका? उद्योगपति का, पूंजीपति का, जमींदार, क्योंकि इनका मानना है इनके कारण क्या होता है? आम लोगों का शोषण होता है। अतः कहा जा सकता है प्रथम विश्व के बाद जर्मनी की तत्कालीन स्थिति काफी दयनीय थी, बहुत दयनीय था। चारों ओर निराशा और अराजकता का वातावरण था। जर्मन जनता वैकल्पिक नेतृत्व के में सोच, देखिए क्या बोल रहा है, यानी राजा तो चला गया था, एक तरह से वाइमर गणराज्य आया था और भी असफल था, इसीलिए एक कोई नेता तो होना चाहिए, तो हिटलर को मौका मिला, ठीक है। हिटलर क्या था? एक तेजस्वी नेता था जिसकी आवाज में एक जादू था। जब हिटलर बोलता था तो मास संख्या में लोग उसके सुनने आता था। उसका जो वादा था ना, बोला जाता है कि उम्मीद, तो हिटलर ने कहा कि लोगों को उम्मीद दिया, और उम्मीद इंसान को जिंदा रखता है, ठीक है। इसलिए हमें उम्मीद पालना चाहिए, और उम्मीद से ही जीवन में बेहतरी आती है। उसके लिए हमें मेहनत भी करना पड़ेगा। जर्मन जनता ने उसने खुशहाली का वादा किया। देखिए आगे बोल रहा है, राष्ट्रीय गौरव को पुनर्स्थापना का वचन दिया। जर्मन जनता उसके सब जाल में फंस गया, उसका भविष्य अपने उसका हाथ में दे दिया। इस प्रकार हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि तैयार हुई। देख लीजिए हिटलर क्या था? एक तो जर्मनी को एक बहुत ही शक्तिशाली देश बनाना चाहता था, जर्मन लोगों को एक खुशहाली जीवन देना चाहता था। तो इस समय लोगों के पास एक ही रास्ता था कि हिटलर के पे जुआ खेल दिया जाए। तो लोगों ने जुआ खेला, लेकिन वे लोग हार गए। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे फोटो ये देखिए, ये है हिटलर, ठीक है, याद रखिएगा। इसे अपना एक्सप्रेशन नहीं मानना है, लेकिन फिर भी बंदे में दम तो था। तो जो एडोल्फ हिटलर था, है ना, एक्चुअली इसका जन्म हुआ था 1889 में, ठीक है। कहाँ? ऑस्ट्रिया में, ठीक है। लेकिन इसे जर्मन राष्ट्र के बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। कहाँ? ऑस्ट्रिया के बोरोना नामक शहर में, याद रखिएगा बोरोना, ये एग्जाम आ सकता है। एक साधारण परिवार में, बहुत साधारण परिवार था। उसका लालन पालन सही तरह से नहीं हो सका। बचपन में चित्रकार, देखिए क्या बोले, बचपन में चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन इसको बनने नहीं दिया, ठीक है। परंतु उसकी इच्छा पूरी नहीं। अगर वो चित्रकार बन जाता, ठीक है, तो क्या सेकंड विश्व होता? नहीं होता। तो व्यक्ति अगर ये चित्र बनाता, कितना सा खुशहाल रहता अपने आप, और देश भी खुशहाल रहता, सब लोग। लेकिन इसका इच्छा पूरा नहीं हो पाया। अंततः उसने सेना में नौकरी, देखिए सेना में नौकरी शुरुआत कर दिया। प्रथम विश्व 1914 से 18 में क्या हुआ? जर्मनी तरफ से युद्ध लड़ा था। युद्ध में वह अभूतपूर्व वीरता ने उसे आयरन क्रॉस दिया। देखिए अच्छा काम किया था, ठीक है। परंतु जर्मनी द्वारा विराम संधि पर जैसे साइन किया गया, भारत निराशा हुआ, क्योंकि व्यक्ति चाहता था कि जर्मनी जीते, लेकिन जर्मनी हार चुका था, ठीक है। तो उसको बहुत निराशा हुआ। तो क्या कर सकता था? वह एक आम आदमी था, आम सैनिक था। अब जब बोला सत्ता जब आएगा तो हम भी देखेंगे। युद्ध के बाद क्या हुआ? जर्मन वर्कर्स पार्टी के सदस्य बना, देख लीजिए, है ना। 1920 की इस पार्टी का नाम ही बदल दिया। उसका नाम रखा सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ? देखिए आपने दिख रहा, फ्यूहर मतलब होता है, उसका नेता बन गया, मतलब उस पार्टी का हेड। उसका नाम क्या है? जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम रखा, क्या रखा? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। इसी को नाजी पार्टी बोला जाता है, याद रखिएगा। अब बोल रहे हैं हिटलर ने अपने चारों तरफ रुडोल्फ और गोबल्स जैसे हंगामा करने वाले को इकट्ठा किया। देखिए ये रुडोल्फ और गोबल्स क्या है? हिटलर का ये लोग सहयोगी हैं। गोबल्स उसका प्रोपेगेंडा यानी प्रचार मंत्री था। तो गोबल्स क्या करता था? हिटलर का छवि एक मतलब क्या बोल सकते हैं, अच्छा लीडर तो दिखाता था कि ये व्यक्ति क्या है, तुम्हारे साथ दुखों को खत्म कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि के तहत जर्मन प्रदेश रूर, देखिए बताइए रूर पर कब्जा था, फ्रांस का कब्जा था। जर्मन प्रदेश रूर औद्योगिक रूप में काफी संपन्न था। अतः जर्मन वासियों ने फ्रांसीसी आधिपत्य का विरोध किया। हिटलर मौके की तलाश में था। उसने जन आक्रोश लाभ उठाकर लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर 1923 में, याद रखिएगा, 23 में वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल रहा। हिटलर को बंदी बना दिया गया। जेल में हिटलर अपनी परिचित आत्मकथा, देखिए व्यक्ति आत्मकथा भी लिख चुका है, मीन कैंप, इसका क्या था? आत्मकथा था, जिसमें उसने भावी कार्यक्रम रूपरेखा प्रस्तुत की। 1924 के अंत में उसे रिहा कर दिया गया। रिहा होकर उसने दल में नए सिरे में संगठित किया। आर्यों की पवित्रता के सूचक स्वास्टिक के उपमा, देखो स्वास्टिक क्या था? उसका पार्टी का एक तरह से झंडा का सिंबल था। सैनिक ढंग से पार्टी को संगठित किया। हालांकि नाजी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए स्टेट्समैन के नेतृत्व में, ठीक याद रखिएगा,
गणतांत्रिकवादियों ने कई कार्यक्रम शुरू किए। 1925 में लोकोन समझौता ने जर्मनी को वैश्विक समुदाय से सम्मानजनक प्रदान किया। जर्मनी को राष्ट्र संघ का सदस्य मिल चुका था, किसके द्वारा? लोकोन संधि द्वारा। 1924 में जर्मनी के निम्न सदन राइक्सटैग है ना, एक मिनट रुकिए बताते हैं आपको क्या था, किधर गया, राइक्सटैग, ठीक है। नाजी पार्टी को देखिए था 32 स्थान मिला था, वहीं 1928 चुनाव में घटकर 12 हो गया। इस प्रकार नाजी पार्टी हिटलर का प्रभाव जर्मनी से कम होने लगा था, परंतु हिटलर ने हिम्मत नहीं मारी। देखिए ये बात हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि उसने हिटलर ने हिम्मत नहीं हारी। इस समय 1929 में शुरुआत में वैश्विक मंदी तो हिटलर के लिए नवजीवन का संदेश लेकर, देखिए जो वैश्विक मंदी था विश्व के लिए पूरी तरह से बर्बादी कर देगा, लेकिन हिटलर के लिए क्या था? सुनहरा अवसर था। विश्व आर्थिक मंदी के सर्वाधिक प्रभाव जर्मनी में हुआ। अब वाइमर गणतंत्र में जर्मन जनता का विश्वास उठने लगा था। हिटलर ने इस परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाया। वाइमर गणतंत्र वर्साई संधि योद्धाओं के खिलाफ आग उगलना शुरुआत कर दिया था। उन्हें जर्मनी के वर्तमान दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उसने मध्यम वर्ग और बेकार नौजवानों को अपना प्रबल समर्थक बना दिया था। साम्यवाद का हवा खड़ा कर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपना समर्थन बना लिया था। अब नाजी पार्टी की शक्ति में दिन दुना रात चौगुना वृद्धि होने लगी थी। देखिए जो हिटलर का किया 1929 में जैसे आर्थिक समस्या आया था, इस समस्या ने क्या पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को पूरा खराब कर दिया था, ठीक है। इसने क्या किया, जो नौजवान था, जो बेरोजगार था, उसको अपने शामिल किया। जो खासकर उद्योगपति उसको शामिल किया। उद्योगपति बोला कि अगर साम्यवाद का सरकार आ गया तो तुम्हारा सारा उद्योग चला जाएगा, तो तुम हमारा सपोर्ट करो, ठीक है। तो हिटलर को एक सुलह मौका मिला। इस मौका का उसने क्या किया, अपने एम्पायर को बनाने में सक्षम रहा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि 1930 के चुनाव में उसे 7 सीट मिला था। देखिए 1932 चुनाव में क्या 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, ठीक है। देखिए आगे हो रहा, मतलब शुरुआत में कम सीट मिला, कितना मिला उसको? 230 सीट मिल गया। बाद में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने क्या हुआ, 30 जनवरी, याद कीजिएगा 30 जनवरी 1933 को क्या हुआ, हिटलर को चांसलर का पद ऑफर किया गया। फलतः उसने निरंकुश अधिकार प्राप्त किया। सत्ता प्राप्त करते उसने ही चुनाव कराने की घोषणा की। चुनाव प्रणाली का संगठन इस तरह किया गया कि नाजी पार्टी के लोग चुनाव जीत कर आ सकते हैं। इस प्रकार जर्मन गणतंत्र की समाप्ति हुई और नाजी क्रांति की शुरुआत हुई। उससे हिटलर ने तृतीय राइख के नाम से दिया गया, याद रखिएगा। अगस्त 1934 में हिंडनबर्ग की मृत्यु होने के उपरांत चांसलर और राष्ट्रपति के पद मिलाकर कर दिया गया। अब हिटलर जर्मनी को सर्वेसर्वा बन गया था। अब उसने नाजीवाद का दर्शन विदेश में फैलाया। देखिए जो हिटलर था 1932 में चुनाव लड़ा नाजी पार्टी, उसमें उसको कितना सीट मिला? 230, ठीक है। सरकार बना तो सरकार तो नहीं बना, उसको मेजोरिटी भी था, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जो हिंडनबर्ग उसको ऊपर किया कि आओ बाबू तुम आओ जर्मनी का चांसलर बन जाओ, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, 34 में हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गया। जैसे हिंडनबर्ग की मृत्यु हुआ तो वो वहाँ का राष्ट्रपति था, तो अब क्या हुआ, राष्ट्रपति सीट खाली हो गया। तो इसने क्या किया, चांसलर हिटलर का क्या, चांसलर और राष्ट्रपति का पद को मिलाकर एक कर दिया, ठीक है। और धीरे धीरे का सारा शक्ति अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, ठीक है। पूरे विश्व में तनाव के वातावरण का निर्माण हुआ और द्वितीय विश्व नजदीक दिखने लगा था। देखिए सबको लगने लगा अब क्या हुआ, अब सेकेंड विश्व होकर ही रहेगा। देखिए ये नाजी पार्टी का सिंबल है, ठीक है। इसे हम हिंदू धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि इसने ऐसा नहीं कि इसको अपना एक अलग तरह से इसने अपना सिंबल बनाया था। नाजीवाद में उदारवाद का लोकतंत्र का कट्टर विरोध की अवधारणा था। अतः हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही प्रेस और वाक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंध लगा दिया। जो हिटलर था वह लोकतंत्र का तो कट्टर विरोधी है, ठीक है। तो उसने कहा कि जो प्रेस था और जो इसको बोल सकते अभिव्यक्ति का जो आज़ादी इसको छीन लिया, ठीक है। जितना विरोधी दल सबको सफाई कर दिया, बोला एक ही पार्टी रहेगा, कौन पार्टी रहेगा, नाजी पार्टी। उसने शिक्षण संस्थाओं पर जनसंचार प्रतिबंध लगा दिया, बोला कि जो शिक्षण संस्था क्या हुआ उसमें जो जनसंचार उसको भी प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार जर्मनी ने लोकतांत्रिक आवाज को दफन करने के लिए प्रयास किया, जो राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुआ। यह दर्शन अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का एक प्रबल विरोधी था। हिटलर ने समाजवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद किया, जर्मन पूंजीपतियों को अपनी ओर मिला दिया। देखिए हिटलर क्या वो बोला कि समाजवाद का तुमको पता ही जब से आएगा तुमको तरह एम्पायर खत्म चल जाएगा, तुम लोग मेरा सपोर्ट करो। हिटलर ने इस कार्य को इंग्लैंड और फ्रांस की ओर अपना अप्रत्याशित समर्थन मिला, जिसके कारण उसका मनोबल बढ़ता गया था। अंततः पूरा विश्व एक भयंकर युद्ध। देखिए क्या हुआ, शुरुआत में जो था ना तो हिटलर को इंग्लैंड और फ्रांस का मदद मिल रहा था, क्योंकि इसको भी लगता था कि नहीं रियलिटी में
फ्रांस यानी जर्मनी का साथ बहुत ही नाइंसाफी हुआ है, ठीक है, इसीलिए वो शांत था, ठीक है। लेकिन जब अपने पे आता है तो कोई लोग शांत नहीं रहता है। बोले नाजीवाद दर्शन में सर्वसत्तावादी राज की संकल्पना है, अर्थात उसके अनुसार राज के भीतर ही सब कुछ है, राज के बाहर पुरुष कुछ नहीं है। यह दर्शन उग्र राष्ट्रवाद का बल देता है। हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही उग्र राष्ट्रवाद का बल दिया, क्योंकि जर्मनी ने शुरुआत से ही उग्र राष्ट्रवाद और सैनिक तत्व की परंपरा रही है। अतः हिटलर ने जर्मनी को इस मनोवृत्ति का लाभ उठाया और उसने आक्रामक वक्तव्यों के द्वारा पूरे जर्मन वासियों को अपना अपमान का बदला लेने के लिए मानसिक स्तर पर तैयारी किया। जो हिटलर था, हिटलर क्या था, जो अपनी अभिव्यक्ति यानी अपनी बातों से लोगों को मोहित किया। हिटलर बोला कि जर्मनी को बहुत ही अपमानजनक संधि हुआ, जो जर्मनी बहुत ही पावरफुल एक शक्तिशाली एम्पायर हुआ करता था वह सब चला गया है, इसीलिए हम लोगों को एक होना पड़ेगा और वैश्विक स्तर पर हमारे सारे दुश्मनों को निपटारा करना पड़ेगा। नाजीवाद राजा की निरंकुश शक्ति पर बल प्रदान करता है। जर्मन में हिटलर ने निरंकुश शक्ति का सहारा लिया। सत्ता आते ही उसने गुप्तचर पॉलिसी, देखिए याद कीजिएगा, क्या बोला, गेस्टापो गठन किया है ना, जिसका आतंक पूरे जर्मनी में छा गया। उसने विशेष कारागार समझ रहे क्यों, जेल बनाया, ताकि अपने दुश्मनों को सफाई किया जा सके। आगे बोल रहा है राजनीतिक विरोधियों को दमन किया, जो उसका विरोधी था सबको दमन किया गया, ठीक है। इसके अलावा जो वहाँ का जो संसद था उसकी इमारत में आग लगा दिया गया, उसे दोषारोपण समाजवादी पे कर दिया। आग अपने लगा और बोला था कि समाजवादी लोगों ने आग लगा दिया। इस प्रकार उनका राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया। अब जर्मनी में एक ही पार्टी, ठीक है, एक ही नेता कौन था, हिटलर। एक पार्टी कौन था, नाजी पार्टी। नाजीवाद दर्शन ने सैनिक शक्ति और हिंसा को महिमामंडित किया गया। हिटलर क्या करता था, अपना सैनिक शक्ति और हिंसा को महिमामंडन करता था कि हिंसा और इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम आप लोग नाजीवाद का प्रसार कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इस प्रकार नाजीवाद दर्शन में जर्मनी में असंतोष का फायदा हिटलर ने उठाया। हालांकि उसने जर्मनी की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अथक प्रयास की कोशिश कर रहा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। देखते देखते जर्मनी यूरोप में सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बन गया, परंतु हिटलर ने अपनी शक्ति का प्रयोग नकारात्मक दिशा में किया, राष्ट्र की खतरनाक एवं विरोधी बन गया। हालांकि राष्ट्रवादियों के होना देश के हित में था, परंतु उग्र राष्ट्रवाद की भावना भरकर जर्मनी मनोवृत्ति के पीछे की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहा था, शायद राष्ट्रहित में नहीं था। हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही शासन की स्थापना की, जिसके दुर्गामी परिणाम सही नहीं हुए, क्योंकि तब पूरी दुनिया स्वयं को द्वितीय विश्व युद्ध के नजदीक खड़ा पा रहा था। देखिए क्या क्या बोल रहा है। नाजीवाद का प्रभाव क्या हुआ, यूरोप के अन्य देशों में स्वतंत्र विरोधी भावनाएं प्रोत्साहन मिला, विश्व में शांति विरोधी वातावरण का निर्माण हुआ, ठीक है। पूरे विश्व में साम्यवाद विरोधी आंदोलन तेजी हुआ, यूरोप में तुष्टीकरण की नीति प्रचलन हुआ। द्वितीय विश्व 1939 से 45 का हुआ शुरुआत हुआ। अब हिटलर का विदेश नीति देखिए, ठीक है। तो जो हिटलर था, ठीक है, खासकर जो जर्मनी, ठीक है, जर्मनी क्या था, मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो वर्साई संधि और उसका अपमानजनक संधि का विरोध कर रहा था, ठीक है। उसने बोला कि सैनिक और आर्थिक शक्ति के रूप में जर्मनी को पंगु बना दिया गया, यानी उसको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इसी परिस्थिति का भरपूर फायदा उठाया और बड़ी सावधानी से विदेश नीति का अवलंबन किया। उसने विदेश नीति के मूल सिद्धांत इस प्रकार थे, देखिए, वर्षा संधि को भंग कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये अपमानजनक संधि था। सारी जर्मनी जाति को एक सूत्र में करना है, एक ही जाति यानी नस्ल को एकजुट करना है, जर्मनी साम्राज्य को विस्तार करना है, साम्यवाद को प्रसार को रोकना है, ठीक है। देखिए तो बोला इन सिद्धांतों को प्राप्ति के लिए उसने क्या क्या किया। तो सबसे पहले राष्ट्रसंघ के पृथक होना, ठीक है। आपको याद रखिए बताए थे 1920 में राष्ट्रसंघ बना था, ठीक है। 1925 के लोकतंत्र संधि द्वारा क्या हुआ, इसको शामिल किया गया। इसने क्या किया, सबसे पहले राष्ट्रसंघ से अलग हो गया, ठीक है। 1933 में जिनेवा का निशस्त्रीकरण शर्तें सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू करने की मांग की, परंतु उसे सफलता नहीं मिली, ठीक है। 1933 में क्या हुआ, राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ने वाला घोषणा कौन कर दिया, जर्मनी। वर्साई संधि भंग करना, 1935 में हिटलर ने वर्साई संधि को निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की। उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा, देखिए याद कीजिएगा, अनिवार्य सैनिक सेवा मतलब क्या हुआ, अब वह सभी लोगों को सैनिक भर्ती करेगा। उसमें क्या बोला गया था कि आपको सैनिक नहीं रखना, ये क्या कर अपने सैनिक शक्ति को बढ़ा रहा है। अब बोल रहा है पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता। हिटलर ने 1934 में पोलैंड के साथ 10 वर्षीय आक्रमण संधि की, जिसके अनुसार यह तय हुआ कि वो एक दूसरे की वर्तमान सीमाओं पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा, देखिए, ठीक है। उसमें पोलैंड पे आक्रमण कब किया था, 1941 में। क्यों, लिविंग स्पेस के लिए उनका मानना था कि हमारे लोगों के लिए जमीन रहना चाहिए। ब्रिटेन समझौता, जून
1935 में जर्मनी और ब्रिटेन में समझौता हो गया, जिसके अनुसार ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया कि जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति है ना मतलब बढ़ा सकता है, बशर्ते वो अपनी सेना में 35% नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, यानी बोला कि सेना बढ़ाना, लेकिन अपनी जनसंख्या का 35% से अधिक सेना को नहीं बढ़ाना है। हिटलर के लिए एक तरह से विजय था, क्योंकि उसको शुरुआत तो दी कि जा तुम सैनिक बढ़ाओ, कौन गिनने आ रहा अभी। देखिए दिया है कुछ रोम बर्लिन दूरी। ठीक है, तो हिटलर की आक्रामक नीति ने जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया, अतः मित्र की तलाश से हिटलर ने इटली की ओर बढ़ा और इस प्रकार रोम बर्लिन दूरी में देखिए हिटलर का कोई दुश्मन दोस्त नहीं बन रहा था, दुश्मन तो बहुत सारा था। उसने क्या किया, कहाँ चला गया, आपका रोम चला गया और रोम और बर्लिन में क्या हुआ, एक तरह से दोस्ती हो गया। अब बोल रहा है कि कमिंटर्न विरोधी समझौता, साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कमिंटर्न विरोधी समझौता उनका वो 1936 में हुआ था। ठीक है, जो क्या हुआ कलांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से फेमस हुआ। ऑस्ट्रेलिया एवं चेकोस्लोवाकिया पर बिलियन जर्मन भाषी को एक सूत्र में बांधना भी हिटलर की विदेश नीति का एक लक्ष्य था। वो चाहता था जितना भी हिटलर का जो विदेश नीति क्या था, जो जितने जर्मन भाषा लोग सब एकजुट हो जाए। हुआ था वह ऑस्ट्रिया को अपने साम्राज्य मिलाना चाहता था, वो चाहता था कि ऑस्ट्रिया मतलब हमारे देश में मिला, यानी जर्मनी में मिल जाए। शुरुआत से हिटलर ने इसका विरोध किया, परंतु अंततः ऑस्ट्रिया को जर्मन साम्राज्य में मिला लिया गया। हिटलर का मनोबल और काफी बढ़ गया था। देखिए याद कीजिए इसमें, तो बोला कि जो चेकोस्लोवाकिया के स्वीडनलैंड ने जर्मन जाति के लोग रहते थे, अतः हिटलर ने चेक सरकार के स्वीडनलैंड की मांग की, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। फलतः हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस एवं इटली के अनुरोध पर 1938 में म्यूनिख सम्मेलन में स्वीडनलैंड जर्मनी को दे दिया गया। कब दिया गया, 1938 में। ठीक है, लेकिन हिटलर पूरे चेक गणराज्य को अपने हरकत मतलब अपने मिलाना चाहता था, अतः उसने 39 में समस्त चेक गणराज्य को अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने मेमेल बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, परंतु मित्र राष्ट्र मुक्त दर्शन की भूमिका बने रहे। हिटलर मनोबल और बढ़ा, सब लोग शांत थे, उसको लगा कि हम सही कर रहे हैं, चलो आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए पोलैंड पे आक्रमण, ठीक है बताया था आपको। तो पोलैंड पे क्या हुआ, आक्रमण हुआ 1 सितंबर 1939 आक्रमण किया गया था। ठीक है, और यहीं से माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुआ। इंग्लैंड आदि ने हस्तक्षेप किया, इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 की शुरुआत हुई। इस युद्ध में हिटलर का तंत्र लड़खड़ा गया। तरह शुरुआत में आशातीत सफलता के बाद मित्र राष्ट्रों की शक्ति के सामने जर्मनी पराजित होने लगा। 1945 में जब विजयी सेनाएं बर्लिन पहुंची तब हिटलर ने अपने बंकर में आत्मदेह कर लिया। ठीक है, इस प्रकार विश्व समुदाय में एक तानाशाह से मुक्ति मिली। वैश्विक शांति हेतु 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, बना संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको बोला जाता है UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए कुछ दिया हुआ है, इसको याद करना है। तो जो हिटलर था, नाजी पार्टी चुनाव रहा था 1924 में, देखिए कितना सीट मिला, 32 सीट, 28 में 12 सीट, 30 में 107 और 32 में 230। तो यानी 1929 के बाद क्या हुआ, इसका ज्यादा फायदा हो रहा है इसको, किसको, हिटलर को। कुछ क्वेश्चन कीजिए, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, बताएं आपको, ऑस्ट्रिया में। कब, 1889 को। नाजी पार्टी का जो झंडा था उसका सिंबल क्या था, स्वास्टिक। मीन कैंप कौन रचयिता, कौन इसका, हिटलर, बताया था आपको, 1924 में मतलब किया था। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या है, रूर है। तो जर्मनी की मुद्रा का नाम याद कर लीजिए, आपको पता नहीं होगा, रूबल। ठीक है, क्या नाम था, रूबल। ये सब आप कुछ कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।